हेलो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस अराउंड 976 डिव 2 के क्वेश्चन नंबर डी के बारे में। कनेक्ट द डॉट्स। तो इसमें दे रखा था कि हमारे पास एक नंबर लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, उसमें एन पॉइंट्स दे रखे हैं 1 से लेकर एन तक। और इनिशियली सारे पॉइंट है वो डिसजॉइंट है, बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है उनके बीच में। फिर अलाइज जो है वो एम ऑपरेशंस करता है, और इनिशियल मतलब वो एम ऑपरेशंस करेगा, और ए डी और के नंबर चूज करेगा, और फिर ए इस तरह के नंबर को वो सारे के सारे पेयर को आपस में कनेक्ट कर देगा। और फिर एट द एंड सारे एम ऑपरेशंस करने के बाद मेरे को बताना है कि उसमें नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होगा। और कनेक्टेड कंपोनेंट्स ये होता है कि उनके बीच में बात होना चाहिए, दैट्स इट। तो मेरे पास इनपुट, तो हम लोग एक इनपुट टेस्ट केस के लेकर बात करते हैं। लाइक इस टेस्ट केस के बारे में बात करेंगे, तो अगर हम लोग इस टेस्ट केस के बारे में बात करते हैं, तो हमारे पास एन दे रखे हैं इक्वल टू 10, और एम एम दे रखा है मेरे पास 2, मतलब कि 2 ऑपरेशन मेरे को करने हैं। और मेरे को इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 से लेकर 5 स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है। और एंडिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट है तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट प्लस डी इंटू के। और स्टार्टिंग पॉइंट ए था, यानी कि ए प्लस डी इंटू के तुम्हारा एंडिंग पॉइंट हो गया। तो एंडिंग पॉइंट यहाँ पर एंडिंग पॉइंट ये नहीं है। एंडिंग मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में लिख रहा हूँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो 1 है, और एंडिंग पॉइंट है 1 प्लस 2 इंटू 4, यानी कि 9। तो इसके लिए 1,9 होगा। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट है 2 और एंडिंग पॉइंट क्या है, 4 इंटू 2, यानी कि 10 है। 2,10, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे नंबर ए पी फॉर्म कर रहे हैं। 1 फिर 3 फिर 5, दो दो के डिफरेंस में, डिफरेंस ये दे रखा है। और 7 और 9, इसका मतलब है 2,10 का मतलब है 2 4 6 8 और 10। तो ये सारे के सारे पेयर, ये वाले पेयर, ये आपस में बिल्कुल, हर एक पेयर आपस में कनेक्टेड है, हर एक पेयर नंबर आपस में कनेक्टेड है। सिमिलरली इसमें ये सारे नंबर आपस में कनेक्टेड हैं। तो अगर मैं इसे देखूं, तो 1 है वो 3 से भी कनेक्टेड है। फिर 1 3 और 5 में कनेक्शन है। 1 और 5 में कनेक्शन है, इसमें दिखा नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी इनके बीच में पाथ बन चुका है, और मेरे को कनेक्टेड कंपोनेंट ये पता है कि इनके बीच में पाथ होना चाहिए। तो मैं इसे दिखा नहीं रहा हूँ, बट यहाँ भी कनेक्शन इनके बीच में है। सिमिलरली 5 और 7 के बीच में कनेक्शन है, और 7 और 9 के बीच में भी कनेक्शन है। सिमिलरली इसके लिए मैं देखूँ, तो उसके लिए मेरे पास है 2 2 के बीच में 4 6 8 और 10 के बीच में कनेक्शन है। अब मेरे को बताया कि इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्या हैं, कनेक्टेड कंपोनेंट्स। तो मेरे पास यहाँ पर n इक्वल टू 10 दे रखा था, यानी कि 1 से 10 तक ही मेरे पास था। और सारे के सारे नंबर कोई किसी न किसी ग्रुप में हैं। अगर वो नंबर अकेले होंगे, मतलब उनका एक ही ग्रुप है। लाइक अगर एक 1 अकेला होता, इनसे नहीं होता ना, इनके सब पास होता, तो 1 अकेला एक कंपोनेंट बनाता। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे नंबर किसी न किसी ग्रुप में हैं, तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या हैं, 2 हैं। तो एक तो सिंपल तरीका यही है कि सिंपल डीएसयू का अप्रोच लगा दो, ग्राफ बना दो इस तरीके से, और फिर नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकाल लो। बट इससे टेस्ट केस 7 पर टीएलई आएगा, टीएलई आएगा, क्योंकि ये काइंड ऑफ एन, मतलब हर एक, मैं एक बार मेरे ख्याल से एन इंटू एम ऑपरेशन है, मतलब एन इंटू एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, आई गेस। इस ऑपरेशन करने के लिए अगर मैं डीएसयू का कॉन्सेप्ट लगाऊँ, सिंपली ग्राफ है ये, इस तरह ग्राफ बनाऊंगा, फिर डीएसयू का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, तो एन क्रॉस एम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है। तो इसके लिए मैं क्या किया, तो इसमें इसमें सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन यही था कि डी का वैल्यू सिर्फ 1 से 10 ही तक हो सकता है। सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन यही था। तो इंस्टीड ऑफ कि अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ, लेट से देखो, अगर डी मेरे पास 1 से 10 ही तक दे रखा है, ठीक है, तो एक डिफरेंस वाला जो भी है, एक एक जिसका डिफरेंस एक है, जिस सीक्वेंस का डिफरेंस एक ही है, तो वो नंबर कैसा होगा, 1 2 3 4। अगर ऐसे मेरे पास ये नंबर प्रेजेंट, मतलब इस तरह से इनपुट दिया रहेगा, तो इस तरह से नंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम एन जा सकता है। सिमिलरली दो के डिफरेंस के लिए अगर बात करोगे, तो उसमें भी मान लो 1 है, 3 है,
5 7 इस तरह से दिया रहेगा। सिमिलरली 2 4 6 इस तरह से दिया रहेगा। सिमिलरली 3 के बारे में बात करेंगे तो उसमें 1 4 7 10 2 5 8 और 3 6 9 इस तरह से दिया रहेगा। तो तुम देख पा रहे हो, अगर मैं सिर्फ इन वाले डिफरेंस डी इक्वल टू 10 दे रखा है, ठीक है। मैं बोला कि एक डिफरेंस वाला जो भी है उसका सीक्वेंस कैसा कैसा हो सकता है। तो एक डिफरेंस वाला का सीक्वेंस इस तरह का कुछ हो सकता है, दो डिफरेंस वाला का सीक्वेंस इस तरह का हो सकता है या फिर इस तरह का हो सकता है। सिमिलरली थ्री डिफरेंस वाला का सीक्वेंस कैसा हो सकता है, इस तरह का हो सकता है या इस तरह का हो सकता है या इस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं देख कर लूँ, सिर्फ एक रेफरेंस के लिए मैं चलाऊंगा इस वाले सीक्वेंस में, इस वाले सीक्वेंस में ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा, तो एन ऑपरेशन यहाँ लगेगा। सिमिलरली इस वाले डिफरेंस के लिए मैं इनसे ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा, तो इसमें एन ऑपरेशन लगेगा। सिमिलरली इस वाले डिफरेंस के लिए मैं यहाँ पर ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा, तो मेरे को फिर से एन ऑपरेशन लगेगा। यानी कि अगर मैं ये अप्रोच लगा दूं कि मैं ये पता कर लूँ कैसे ना कैसे करके कि इस डिफरेंस के लिए कैसा सीक्वेंस बनेगा, कौन कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो मैं 10 × n ऑपरेशन में ये काम कर सकता हूँ। तो ये पास हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं सिंपल टेस्ट केस के बारे में बात करता हूँ जो मेरे को दिया हुआ था, जो कि ये दिया हुआ था। तो इसमें क्या था, इसमें था कि डिफरेंस इक्वल टू 2 दिया रखा था। डिफरेंस इक्वल टू 2 दे रखा था, यानी कि मेरा सीक्वेंस कैसा बन रहा था, सीक्वेंस मेरा इस तरह का बन रहा था। 1 3 5 7 बन रहा था, 2 4 6 8 10 इस तरह का सीक्वेंस बन रहा था। फाइन। तो अब तक ये समझ में आ गया था कि मेरे को 10 × n ऑपरेशन लगेगा। तो 10 × n ऑपरेशन कैसे लगेगा, अगर देख लो तुम्हारे पास कोई सीक्वेंस ऐसा है, लेट्स से किसी डिफरेंस के लिए तुम्हारा सीक्वेंस ऐसा बन रहा है, और एक और सीक्वेंस है तुम्हारा, लेट्स से ऐसा बन रहा है। तो इनको मैं मर्ज कर कर ऐसा नहीं लिख दूँ, एक पूरा ही सीक्वेंस बोल दो। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर तुम इसको इस तरह ही रखे रहोगे, तो तुम इसकी यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाते 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 तुमने एक ग्राफ बना लिया, ठीक है। फिर दोबारा तुम देखोगे कि दोबारा तुम यहाँ जा रहे हो, क्योंकि यहाँ को तुमने ऑलरेडी ट्रैवर्स कर ही लिया था, तो दोबारा क्यों यहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो एक तरह से तुम्हारी एक्स्ट्रा ऑपरेशन था। तो इसको ही मैंने कम करने के लिए इन जो ये सीक्वेंस होना है, इनको मैंने मर्ज कर लिया। इस तरह से मैंने मर्ज कर लिया। अब मेरे को क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि मेरे को एक ही बार जाना पड़ेगा हर एक में। तो इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। तो एक और यहाँ पर कंडीशन ये होगा, जैसे कि पहला ऑपरेशन था, पहला जो टेस्ट केस था उसमें था कि 1 3 5 7 9 और था 2 4 6 8 और 10 था। बट यहाँ देखो, भले ही यहाँ पर इंटरसेक्शन तो होगा, मतलब ये जो सीक्वेंस बोलोगे 1 से 9 और 2 से है 10, तो इनमें बोलोगे तुम 1 से 10 बोल दोगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं उन्हीं सीक्वेंस को आपस में जोड़ूंगा जो कि आपस में ओवरलैप करने वाले हैं। जैसे कि ये जो सीक्वेंस है ये आपस में कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा, क्योंकि 1 है, फिर 3 है, 1 है, 3 है, फिर 5 है, 2 यहाँ पर है, इससे कभी इस वाले सीक्वेंस से कभी ओवरलैप नहीं कर रहा है वो, क्योंकि 2 अलग ग्रुप बना रहा है, 1 अलग ग्रुप बना रहा है। तो मैं उन्हीं ग्रुप को आपस में इस मर्ज करके, लेकिन मैं इसको इस तरह कैसे मर्ज कर पाया, मैं तभी मर्ज कर पाया क्योंकि मेरे को पता था कि ये इससे ओवरलैप करेगा, मैं इसे 2 बार ट्रैवर्स कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसे मर्ज कर दिया। पर यहाँ पर तो ये इससे ओवरलैप कर ही नहीं रहा था, ये तो इस ग्रुप से बिल्कुल अलग चीज़ है, तो इसको मैं अलग से रखूँगा। तो मेरे को ये पता कैसे चलेगा कि कोई 2 सीक्वेंस दे रखे हैं, लेट्स से 1 से ये था 9 और ये 2 से 10 था, और डिफरेंस है इक्वल टू 2, तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि ये दोनों ग्रुप आपस में ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ही अलग ग्रुप हैं। तो सिंपल इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि ये आपस में कोई भी ग्रुप आपस में इंटरसेक्ट कब कर सकता है, अगर यहाँ देखो आपस में ये इंटरसेक्ट कब कर सकता है, जब लेट्स ये एपी बन रहा था एक तरह से, तो एपी इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, 1 प्लस 2 इंटू आर, इस तरह का जनरल फॉर्म होगा, डिफरेंस इंटू ए आर। और अगर मैं इस तरह का सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, मतलब कि वहाँ पर हो सकता है तुम्हारा इंटरसेक्शन हो जाए। तो लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस कैसा प्रेजेंट है, 2 प्लस 2 इंटू आर प्रेजेंट है, और ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि देख लो, क्योंकि इन दोनों का अगर तुम इसका ये लोगे रिमाइंडर लोगे, तो वो जीरो आएगा, लाइक 2 का रिमाइंडर लोगे वहाँ पे जीरो आएगा, और इसका रिमाइंडर लोगे तो वो रिमाइंडर आएगा 1। तो आपस में कभी ओवरलैप नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा कि एक सेकंड,
तो मैं बात कर रहा था कि ये दो नंबर आपस में बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये जो सिंपल समझ में आ रहा होगा कि अगर तुम देख लो कि तुम्हारा कोई स्टार्टिंग एलिमेंट था, लेट से कोई भी था, थ्री या फिर ए ही था, प्लस डी इंटू तुम कह रहे थे के, डी इंटू एन कर रहे थे, और एक तुमने बोला कि ये क्या ये कभी भी बी बन सकता है, और डी तुम्हारा लेट से फिक्स है, और एन तुम प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हो। तो क्या तुम क्या तुम ये बता सकते हो कि ये कभी बी बनेगा या नहीं बनेगा? ये बी कभी बनेगा, क्योंकि बी तभी बनेगा जब ये डी, और जैसे कि डी का अ, जो मैं बी को डिवाइड करूँगा डी से, कुछ रिमाइंडर आएगा, और इसको मैं डी से डिवाइड करूँगा तो कुछ रिमाइंडर आएगा। अगर दोनों रिमाइंडर सेम होगा तभी, लेकिन इसके डिवाइड किया तो मैंने आर वन रिमाइंडर है, इसे डिवाइड किया मैंने बी को डी से डिवाइड किया तो रिमाइंडर है आर टू। अगर ये दोनों सेम होगा तभी पॉसिबल है कि ये इसके इक्वल बन जाए, क्योंकि ये हमेशा डी से बढ़ रहा है, डी से हमेशा बढ़ रहा है। और लेट से तुम्हारा ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि दोनों का रिमाइंडर सेम होगा तब ये दोनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर सकता है। तो बस मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि डी तो तुम्हारा बहुत छोटा दे रखा था, 10 मैक्सिमम हो सकता है। तो मैं बोला कि हर एक, लाइक अगर मैं बात बात कर रहा हूँ डी इक्वल टू लेट्स से थ्री के लिए, मैं बात कर रहा हूँ डी इक्वल टू थ्री के लिए बात कर रहा हूँ, तो मैं सारे से सारा का सारा सीक्वेंस जिसका रिमाइंडर लेट्स से, इसका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, इसका रिमाइंडर हो सकता है ज़ीरो, ये हो सकता है वन, और इसका रिमाइंडर हो सकता है टू। तो जी, अगर मैं डी इक्वल टू थ्री की बात कर रहा हूँ तो डी इक्वल टू थ्री के लिए मेरे पास तीन रिमाइंडर पॉसिबल हैं, जीरो, वन और टू। तो जीरो रिमाइंडर मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसका रिमाइंडर मैं उसे डिवाइड करूँ थ्री से तो जीरो आ जाए उसके सारे एलिमेंट, तो उसको मैं एक जमा रख दे रहा हूँ। सिमिलरली वन वाले ऐसे सीक्वेंस जहाँ पर मैं थ्री से डिवाइड करूँ तो मेरे को रिमाइंडर वन, उनके सीक्वेंस को मैं एक जहाँ से एक जमा रख दे रहा हूँ, और टू वाले सीक्वेंस को मैं एक जमा रख दे रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने एक काम किया। तो इससे फ़ायदा यही होगा कि तुम्हें पता है कि ये वाला सीक्वेंस जो बन रहा है वो कभी भी इस वाले सीक्वेंस से इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और मैं इस वाले सीक्वेंस को हमेशा सॉर्टेड मतलब इस सीक को सॉर्टेड फॉर्म में रखूँगा, और ऐसा सॉर्टेड फॉर्म में रखूँगा कि वो बार बार रिपीट ना हो। जैसे मैं पहले बता रहा था ये वाला कॉन्सेप्ट कि इस तरह से मैं इसे मर्ज कर दूंगा। तो सिमिलरली मैंने क्या किया, लाइक मैं एग्जांपल बनाने की कोशिश करूँ कैसे मैंने किया। तो लेट्स से तुम्हारा जीरो के लिए सीक्वेंस था कुछ, लेट्स से ए बी सी डी ई एफ कुछ था। सिमिलरली वन के लिए कुछ था, सी, जैसे ये मैं ए बी मतलब क्या है, ए बी मतलब है ए मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, बी मतलब एंडिंग पॉइंट। तो और फर्स्ट वाले रिमाइंडर ऐसा सीक्वेंस जहाँ पर रिमाइंडर मेरे को वन था, उसका लेट से था एक्स डैश वाई डैश, इस तरह से कुछ था। और टू वाला था लेट से एल आर एल डैश आर डैश, इस तरह से कुछ था। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले जो इंटरवल बना इसको मैं मर्ज करके एक सिंपल सीक्वेंस लिख दूंगा। लाइक मैं पहले पहले मैं एग्जांपल बताता हूँ। लेट से डी इक्वल टू 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 था, तो इसका रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल था, रिमाइंडर पॉसिबल था जीरो और वन, जीरो और वन पॉसिबल था। तो मैं जीरो वाले और मेरे पास एक टेस्ट केस में लेने की कोशिश करता हूँ। तो लेट से ज़ीरो के लिए दो दे रखा है और एक चार दे रखा है, ठीक है, दो और आठ दे रखा है लेट से, एक दे रखा है चार से लेकर आठ, और एक सीक्वेंस दे रखा है छः से लेकर बारह। ठीक है, ये जीरो के लिए हो गया। डी इक्वल टू टू का बात कर रहा हूँ जिसमें रिमाइंडर इक्वल टू जीरो का बात कर रहा हूँ। सिमिलरली वन का जो केस था वो था वन से लेकर नाइन, और फिर फाइव से लेकर इलेवन, और फिर जैसे थर्टीन से लेकर फिफ्टीन। तो मैं इसे मर्ज करूँगा, मैं इसे मर्ज करने की कोशिश करूँगा। तो मर्ज करके कैसा होगा, देख लो जी, टू था, टू स्टार्टिंग पॉइंट है, और एट है। तो एट ऑलरेडी इस वाली चीज़ को कवर कर चुका होगा, तो इसे मैं सिंपल लिख दूँ, इन दोनों को मर्ज करके टू कॉमा एट लिख दूँ सीधे, और ये सिक्स कॉमा ट्वेल्व बचा। अब देखो, अब ये टू कॉमा एट इसको भी अपने आप समर्ज कर लेगा आपस में, तो इसको मैं आपस में मिलाकर इसे टू कॉमा ट्वेल्व लिख दूँ। तो ये सीक्वेंस तुम्हारा बड़ा सा सीक्वेंस जहाँ पे तुम्हें हर एक एलिमेंट ट्रेवल करना पड़ रहा था। तो तुम नॉर्मली क्या करते, तुम बोलते कि टू पे जाऊँगा, फोर पे जाऊँगा, सिक्स पे जाऊँगा, एट पर जाऊँगा, फिर दोनों के बीच में ग्राफ ऐसे बनाते जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे जाता, फिर मैं बोलता कि फोर जाएगा, सिक्स जाऊँगा, फिर एट जाऊँगा, फिर यहाँ पे जाता, फिर मैं बोलता कि सिक्स जाऊँगा, एट जाऊँगा, टेन जाऊँगा, ट्वेल्व जाऊँगा। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे मर्ज कर दिया एक बार में। अब मैं टू से ट्वेल्व से जाऊँगा, मतलब कि टू जाऊँगा,
4 जाऊँगा, 6 जाऊँगा, सीधे 12 जाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पर तुम बार-बार ट्रैवल कर रहे थे, देखो यहाँ पर तुमने 2 बार 6, 8 को यहाँ पर तुमने 3 बार ट्रैवल कर लिया, बट यहाँ पर तुमने सिर्फ़ 1 बार ट्रैवल किया, तो इससे तुमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बचा लिया। सिमिलरली इसको तुम मर्ज करोगे तो कैसा होगा? इस वाले सीक्वेंस में तुम मर्ज कर दोगे तो कैसा होगा? 1, 9 इनको मर्ज करोगे तो 1 से 11 बन जाएगा और ये 13, 15। अब तुमने देखा कि ये तो आपस में मर्ज नहीं होंगे, तो इनको मैंने ऐसा ही रहने दे दिया। तो इसमें भी तुमने ये इंश्योर कर लिया कि तुमने हर एक एलिमेंट को तुम एक ही बार ट्रैवर्स करोगे। इसको भी तुमने इंश्योर कर लिया कि तुम इस एलिमेंट को एक ही बार ट्रैवर्स करोगे, क्योंकि इस तरह से मैं मर्ज कर रहा हूँ, तो इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच गया। तो मैंने जो भी मैंने किया, एक बार मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या किया कि इनिशियली दिक्कत ये आ रही थी कि मैं हर एक एलिमेंट पर बार बार ट्रेवर्स कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे मर्ज कर देता हूँ एक साथ। लेकिन मर्ज करने में प्रॉब्लम ये था कि हो सकता है कि भले ही ये दोनों, ये एक रेंज है, एक ये रेंज है, आ जाएँ, बट इनके जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि अलग-अलग सीक्वेंस को बाँट दिया। ऐसे सीक्वेंस जो कि इंटरसेक्ट करने हो सकते हैं कि इंटरसेक्ट करें, जैसे इस केस में। ये तो अगर मैं इसे और भी बढ़ा देता 11 से तो 13 हो जाता, क्योंकि डिफरेंस इक्वल टू 2 है। लेकिन 11 में कुछ भी मैं ऐड कर दूँ वो इस वाले सीक्वेंस से कभी टकराएगा नहीं। तो इसलिए मैंने रिमाइंडर कर के सारे सीक्वेंस को अलग-अलग कर दिया। ठीक है? और फिर सिंपल डीएसयू का कॉन्सेप्ट लगाकर सारे मतलब यूनियन सेट, मिक्स सेट जो होता है, डीएसयू का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए इसके लिए। तो मैंने ग्राफ को बना दिया और फिर एंड में जो भी यूनिक पेरेंट्स हैं वही तुम्हारे नंबर ऑफ टोटल कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे। तो एक बार मैं कोड दिखाने की कोशिश करता हूँ। कोड की वीडियो रुकेगी नहीं। तो ये कोड है। तो इसमें मैंने क्या किया, सिंपल देखो। सबसे पहले मैंने इनपुट ले लिया n कॉमा m, और फिर मैंने हर एक डिफरेंस के लिए एक अलग सीक्वेंस बना लिया। लाइक इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, हर एक डिफरेंस के लिए जो भी सीक्वेंस बनना पॉसिबल है उसको मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया कि हर एक डिफरेंस के लिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। तो हर एक डिफरेंस में मैं मैक्सिमम कितने बार ट्रेवर्स कर रहा हूँ, n बार। तो n इंटू 10 में ये हो जाएगा। और डीएसयू कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए, तो मैं इसे बता रहा हूँ मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली में। तो मैं कर रहा हूँ क्या कि सबसे पहले मैं एक बार इसे बताता हूँ, मैं इसे डायग्राम करके दिखा देता हूँ एक बार। मैं कर क्या रहा हूँ, एक टेस्ट केस मिलना चाहिए बढ़िया। एक सेकंड। तो मैं एक टेस्ट केस लेने की कोशिश करता हूँ। जो मैं यहाँ पर काम कर रहा था उसे मैं समझाने की एक बार कोशिश करता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली में। तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं हर एक डी के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है? तो मैं अभी डी इक्वल टू 3 का बात करता हूँ, डी इक्वल टू 3 है। तो इसमें मैं देखा कि मेरे पास जो सीक्वेंस बन रहे हैं, मेरे पास सीक्वेंस दे रखे थे क्या क्या, मेरे पास सीक्वेंस दे रखे थे 3,6 दे रखे थे। ये मेरे को पता है क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मैं पहले बता चुका हूँ। और मेरे पास सीक्वेंस है 6,9, एक और सीक्वेंस है मेरे पास 12,15। और इससे मैं स्टोर कहाँ कर रहा हूँ, इसे मैं स्टोर कर रहा हूँ V3 में, यानी कि 3 वाले डिफरेंस में मैं इसे एक वेक्टर, मतलब वेक्टर और वेक्टर मैंने बना लिया। और थर्ड वाले इंडेक्स में मैं इसे स्टोर कर रहा हूँ। और एक है मेरे पास 1,7, 4,10, और एक और मेरे पास सीक्वेंस, इतने सारे सीक्वेंस मेरे पास प्रेजेंट है जिसमें D इक्वल टू 3 दे रखा है तुम्हारा डिफरेंस। फाइन। अब मैं क्या किया, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि भाई इसमें कोई कोई ऐसे सीक्वेंस होंगे जो बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उनको मैं अलग अलग रखूँगा। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ सारा रीज़न कि क्यों मैं बाहर अलग अलग रखूँगा। और मेरे को अगर अलग अलग रखूँगा तो फिर भी फ़ायदा ही है ना, क्योंकि तुम अल्टीमेटली तो हर एक डे के लिए तुम एन ही मैक्सिमम एलिमेंट ट्रैवर्स कर सकते हो। फाइन। तो जैसे कि इस सीक्वेंस में देखो, इस सीक्वेंस में देखोगे कि हर एक जो नंबर है ये सीक्वेंस मतलब क्या है, इस सीक्वेंस मतलब क्या होता है, इस सीक्वेंस में होता है 3, फिर 6, इस सीक्वेंस में मतलब क्या होता है 6,9, इस सीक्वेंस में मतलब क्या होता है 12, इसमें मैं बढ़ा लेता हूँ थोड़ा, 18, 12,15, 18। तो ये सारे सीक्वेंस देख रहे हो, सारे इस सीक्वेंस में सारे जो नंबर हैं वो उसका जो रिमाइंडर है वो इक्वल टू 0 है। तो इनको मैंने एक साथ रख लिया कि ये भाई डी इक्वल टू 3 में ये सारे जो नंबर हैं वो 0 रिमाइंडर के लिए आते हैं, तो इनको मैंने साथ में रख लिया। 6,9 को मैंने साथ में रख लिया। तो ये मैं बता रहा हूँ कि मैं कोड में क्या कर रहा हूँ एक्चुअली। और इसमें तुम देखोगे इसका मतलब क्या होता है, 1,7 का मतलब, इसका मतलब होता है 1, 4 और 7। इसका मतलब क्या होता है 4, 7 और 10। ठीक है? तो इसको इसमें मैंने देखा कि हर एक जो नंबर है उसमें देखो रिमाइंडर इक्वल टू 1 होगा, तो इस वाले को मैंने एक साथ रख लिया। तो इसे मैंने एक साथ रख लिया 1,7, 4,10। सिमिलरली इसमें तुम देखोगे
तो इसमें सारे इसका मतलब क्या होता है 2,5, इसका मतलब है 8,3, 11,14, इसका मतलब है 11,14, 17,20। तो इसको इसमें तुम देखो हर एक एलिमेंट का तुम डिवाइड करोगे 3 से तो वो इक्वल टू 2 देंगे तुम्हारे रिमाइंडर। तो इनको मैंने एक साथ रख लिया। तो ये नंबर है 2,5, 8,14 और 11,20, राइट। अब तुम देख पा रहे हो, यस। तो ये रिमाइंडर इक्वल टू 0 के लिए थे, ये रिमाइंडर इक्वल टू 1 के लिए है, रिमाइंडर इक्वल टू 2 के लिए है, राइट। अब मैं इसे मर्ज करूँगा, तो मर्ज कैसे करूँगा? मैं देखा कि भाई मेरा अभी मैं करंटली यहाँ पर हूँ, मैं इसको मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो मैं करंटली यहाँ पर हूँ जिसका ये 6 है और ये 6 है। पहले मैंने सॉर्ट कर ऑलरेडी मेरे को सॉर्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इस तरह से रखने के लिए मेरे को सॉर्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट के बेसिस पे, ठीक है। अब मैंने इस तरह से सॉर्ट करके रख लिया है। अब देखो इसको मैं मर्ज कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। तो इसे मैंने मर्ज करके बोल दिया 3,9। अब 9 है, ये 12 है, तो इसे मर्ज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता क्योंकि ये आपस में सेपरेट है। तो 12,18 रहने दिया इसे मैंने, ठीक है। तो ये मर्ज होकर ये बन चुका है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि मैंने 6 को यहाँ पे 2 बार में ट्रैवर्स करता अगर मैं मर्ज नहीं करता तो, लेकिन अभी मैं एक ही बार ट्रैवर्स कर रहा हूँ 6 में। सिमिलरली इसके लिए मैं मर्ज कर दूंगा, 1,7 है और ये 4,10 है, ये बस में मर्ज हो जाएंगे, 1,10 दे देंगे, ठीक है। तो इसको मैंने मर्ज करके ये लिख दिया। सिमिलरली इसको मर्ज करके 2,5 लिखोगे, 2,5 और 8 इससे सेपरेट था तो नहीं मर्ज कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर तुम जाओगे तो ये देखोगे तो इसको तुम मर्ज कर पाओगे आपस में, तो 8,20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब तुम्हारा नया सीक्वेंस कैसा बनेगा? अब आर इक्वल टू 0 के लिए तो मर्ज एलिमेंट क्या क्या है, 3,9 बन गए और 12,18 बन गए, ठीक है। फिर आर इक्वल टू 1 के लिए क्या क्या बन गए, 1,10 बन गया। और आर इक्वल टू 2 के लिए तुम्हारा सीक्वेंस क्या बन गया, 2,5 बन गए और 8,20 बन गया, राइट। अब तुम क्या करेगा, अब तुमको इनके बीच में बस एज ऐड करना है। तो एज कैसे ऐड करोगे? 3,9 है तो तुम, और तुम्हें पता है कि डिफरेंस इक्वल टू 3 है, तो तुम हम डी इक्वल टू 3 पे, लाइक 3 पे गए और इसके आगे वाला एलिमेंट कौन होगा, ये प्लस डी यानी कि 6। तो इनके बीच में एज ऐड कर दिया, यूनियन सेट जो होता है इनके बीच में यूनियन सेट लगा दिया। सिमिलरली 6 पर है तुम और 3 प्लस करना पड़ेगा, तो 6,9 इनके बीच में तुमने एज लगा दिया और यूनियन सेट। तुम्हें डी का पता होना चाहिए एक्चुअली। तो बस ये करोगे। सिमिलरली 12 के लिए क्या होगा, 12 है, 12 के आगे तुम गए 15, 15 के आगे 18, इनको तुमने मर्ज कर दिया, इनका कोई पैरेंट होगा। यस, तो तुम्हें हर एक एलिमेंट के लिए तुम यही कर रहे हो, हर एक सीक्वेंस के लिए तुम यही कर रहे हो। और तुम ये बात तुम्हें बहुत ही ध्यान देने जरूरी बात यह है पर क्या है कि सबसे फायदा इसमें की बात यही था कि तुमने हर एक एलिमेंट को तुम एक ही बार ट्रैवर्स किया। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ बट इसका कॉम्प्लेक्सिटी 10 into n ही जाएगा मैक्सिमम। तो मैंने कोड मैं जो मैं काम कर रहा हूँ मैंने ये दिखा दिया है। और कोड एक और मैं दिखा दूँ क्या? रिकॉर्डिंग काफ़ी बड़ी हो गई लगता है। यस, मैं अगर कोड दिखा देता हूँ। तो सिमिलरली मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने डिफरेंस के बेसिस पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को शुरू कर लिया था पेयर में। उसके बाद फिर अगर मैं पार्टिकुलर डिफरेंस के लिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिमाइंडर क्या हो गए, डी 0, 1, 2, 3, D-1, तो डी रिमाइंडर हो सकते हैं। फिर हर एक रिमाइंडर के लिए मैंने उस सीक्वेंस को रख लिया कि ठीक है। और उस वाले सीक्वेंस को मैंने रख लिया एक पार्टिकुलर रिमाइंडर के लिए। उसके बाद फिर मैं क्या किया, उसके फिर से पहले मैं यहाँ पर मर्ज कर रहा हूँ और मर्ज करने के बाद मैं इसे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, जो मैंने दिखाया कि कैसे मैं डी 3+6, 3+3 इक्वल टू 6, 6+3 इक्वल टू 9 करके मैं यूनियन सेट कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो यूनिक पेरेंट्स है मैं सेट से पता कर ले रहा हूँ यूनिक पेरेंट्स क्या है और सेट की साइज में रिटर्न कर रहा हूँ। ये मेरा फाइनल अप्रोच था। तो इसके लिए डी पता होना चाहिए, मैं डी मैंने यहाँ बताया नहीं। ओके।